नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अर्थशास्त्र विषय की चर्चा हम आपसे कर रहे थे और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार गुजरात बोर्ड ने आपके 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया, यानी 30% अभ्यासक्रम हटा दिया है और मात्र 70% अभ्यासक्रम में आपको इस वर्ष पढ़ना है। तो जो 70% अभ्यासक्रम आपको इस वर्ष पढ़ना है उसमें से कुल 100 अंकों का आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, यानी जो अर्थशास्त्र है वो आपको 100 मार्क्स का ही पूछा जाएगा इस वर्ष भी। और इन 100 मार्क्सों में से जो 8 मार्क्स होंगे वो आपको चैप्टर नंबर 1 में से पूछे जाएंगे। ध्यान से सुनिए, 8 मार्क्स काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका ये बन जाता है क्योंकि 8 अंक आपको इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे। प्रथम चैप्टर है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र में आलेख, किस प्रकार से 8 अंक इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जिस प्रकार आपको पता है कि एग्ज़ाम में कुल 5 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी और ई। ये 5 सेक्शनों के बारे में आपको पता है। प्रथम जो सेक्शन होता है वो एमसीक्यू होता है। बी और सी यह संक्षिप्त और वन लाइनर क्वेश्चन के लिए होता है। डी और ई यह थोड़ा विस्तारपूर्ण प्रश्नों के जवाब देने के विषय में होता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की बात करें तो सेक्शन ए में से आपको कोई भी सवाल पूछा नहीं जाएगा, यानी कोई भी एमसीक्यू इस चैप्टर में से पूछा नहीं जाएगा। अब बात करते सेक्शन बी की। सेक्शन बी की बात करें तो वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, अर्थात 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रम 11, ध्यान से सुनिए, प्रश्न क्रम 11, जब आपके हाथ पे प्रश्न पत्र आएगा तो उसका जो 11वां सवाल होगा वो अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 अर्थशास्त्र में आलेख में से पूछा जाएगा। एक ही सवाल इस सेक्शन में पूछा जाएगा और उसका कुल आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा मौका होता है आपको ये 1 मार्क्स प्राप्त करने का। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें प्रत्येक सवाल पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और इस चैप्टर में से प्रश्न क्रम 21, ध्यान से सुनिए, प्रश्न क्रम 21 और प्रश्न क्रम 22 ऐसे 2 सवाल इस सेक्शन में आपको पूछे जाएंगे और इन 2 सवालों के प्रत्येक उत्तर देने पे आपको 2-2 अंक, यानी कुल 4 अंक आपको इस सेक्शन में से प्राप्त होंगे। 4 अंक एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और आसानी से आपको इस सेक्शन में 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे। बात करें सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी में एक मात्र क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 3 अंकों के लिए और प्रश्न क्रम 35, आपके प्रश्न पत्र में 35वां सवाल अर्थशास्त्र के प्रथम चैप्टर में से दिया जाएगा और उसका उत्तर देने पे आपको 3 मार्क्स प्राप्त होंगे। तो कुल इस प्रकार आपको इस चैप्टर में से 8 अंक प्राप्त हो गया। तो आप समझ ही चुके होंगे कि सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में से आपको कुल 8 मार्क्स का इस चैप्टर में से पूछा जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को आगे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए अर्थशास्त्र में आलेख। सबसे पहले 11वीं में आप अच्छी तरह से समझ के आ चुके हो कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अगर हमारी देसी भाषा में, यानी जो हम रोज़मर्रा के जीवन में जो लैंग्वेज का उपयोग करते हैं उसमें अगर समझा जाए तो अर्थ यानी पैसा, पैसे को हम यहाँ पे अर्थ कहते हैं। और शास्त्र ये ऐसा पुस्तक जो उसके बारे में हमें जानकारी दे। समझ चुके होंगे, अर्थ यानी पैसा और शास्त्र यानी ऐसा पुस्तक जो हमें उसके बारे में जानकारी दे। तो अर्थशास्त्र में आलेख का क्या महत्व होता है, किस प्रकार से आलेख बनाए जाते हैं और आलेख से क्या क्या हमें समझ में लेना है और क्या क्या समझाना है, इस बारे में इस चैप्टर में पूरे की पूरे हम चर्चा करेंगे। तो आगे देखते हैं इस चैप्टर में। सर्वप्रथम इसकी प्रस्तावना थोड़ी सी पढ़े तो कुछ इस प्रकार इसकी प्रस्तावना है।
अर्थशास्त्र में वास्तविक जीवन में घटने वाली विविध आर्थिक घटनाओं का ज्ञान दिया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। ध्यान से सुने, इस वाक्य में तो एक शब्द का प्रयोग किया है, अर्थशास्त्र में वास्तविक जीवन में घटने वाली विविध आर्थिक घटनाओं। आर्थिक का मतलब आप अच्छी तरह से समझते हैं। आर्थिक जहाँ भी शब्द आए वहाँ पैसों से रिलेटेड कार्यों की बात की जाती है, यानी पैसों से रिलेटेड जो भी घटना है हमारे जीवन में घटती है उनका ज्ञान अर्थशास्त्र में दिया जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है कि किस प्रकार से यह घटना घटी, किस प्रकार से इस घटना को घटने पे फ़ायदा होता, किस प्रकार से इस घटना को घटनी चाहिए थी। ये सारी की सारी बातें अर्थशास्त्र हमें सिखाता है। आगे बात करें तो अर्थशास्त्र में सरकार, बैंक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी गई जानकारी एवं आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, परंतु जब विशेषज्ञों द्वारा घटनाओं एवं उसके विश्लेषणों की चर्चा की जाती है तब सामान्य व्यक्ति की रुचि उसमें नहीं होती। बात तो सही है, इतने बड़े बड़े लोग जब कोई चर्चा करें तो हमारे जैसे व्यक्ति को उसमें कोई भी रुचि, कोई भी इंटरेस्ट, जाहिर सी बात है होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो सरकार, बैंक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जब कोई भी रिपोर्ट और आंकड़े अर्थशास्त्र के अनुसार जारी करती है तो उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं होता और किसी भी प्रकार का हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन जब ऐसी घटनाओं के विषय की मुख्य बातें और प्रजा को समझाने हेतु अर्थशास्त्र में हुए परिवर्तन को चित्र द्वारा दर्शाया जाए तो सामान्य प्रजा का भी ध्यान आकर्षित होता है। एक बार फिर से इस वाक्य को मैं पढ़ना चाहूँगा। लेकिन जब ऐसी घटनाओं के विषय की मुख्य बातें और प्रजा को समझाने हेतु अर्थतंत्र में हुए परिवर्तनों को चित्र द्वारा दर्शाया जाए तो सामान्य प्रजा को भी ध्यान आकर्षित होता है। यानी हमारे देश के अर्थतंत्र में जब कोई परिवर्तन होता है तो सरकार क्या करती है, लिखित रूप से इसे दर्शाने के बजाय कुछ चित्रों और आलेखों द्वारा इसे दर्शाना उचित समझती है। जब हम चित्र और आलेख देखते हैं तो सामान्य प्रजा उसकी तरफ आकर्षित होती है और समझने का प्रयास करती है कि यह किस प्रकार से इस वर्ष अर्थतंत्र में गिरावट हुई है या अर्थतंत्र में उछाल आया है। अब उदाहरण के रूप में देखा जाए तो सरकार काफ़ी सारी जानकारी देने के लिए हमें चित्र और आलेखों का उपयोग करती है। जैसे कि यदि हमारे रुपये की कीमत घटी तो सरकार कुछ इस प्रकार के आलेखों का चित्रण करके हमें समझाने की कोशिश करती है। यानी ये जो हिस्सा है इसमें आपके रुपए की कीमत सबसे अधिक थी और वो गिर के कम हुई, उसके बाद थोड़ी सी उठी, उसके बाद कम हुई और लगातार उठ रही है। इस प्रकार सरकार हमें जानकारी दे रही है कि आपके रुपए की कीमत घट रही है और बढ़ रही है। सामाजिक जानकारियों की बात करें तो उदाहरण के रूप में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हम अमिताभ बच्चन जी का ले सकते हैं, क्योंकि आप जहाँ जहाँ देखा जाए तो सरकारी दीवारों पे एक पोस्टर बना होता है टीबी के बारे में, तो अमिताभ बच्चन श्री का वहाँ पे चित्र बना होता है और टीबी की जानकारी सरकार हमें इस प्रकार चित्र बना के देती है जिस वजह से हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इस प्रकार के विश्लेषण के लिए विशेष रूप से दो प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, आकृति और आलेख। सरकार हमें समझाने के लिए दो प्रकार के चित्रों का उपयोग करते, जिसमें पहला है आकृति और दूसरा है आलेख। ये तो हुई प्रस्तावना। ये प्रस्तावना आपको ये बताती है कि इस चैप्टर में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सबसे मुख्य दो चीज़ें आकृति और आलेख, इन दो चीज़ों पे आपको इस चैप्टर पे फोकस रखना है और इन दो वस्तुओं पर से ही आपको सवाल पूछे जाएंगे। होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई हो, और ना आई हो तो भी आगे आपको इन सब चीज़ों को विस्तार से पढ़ने का मौका मिलेगा और समझने का भी मौका मिलेगा। सबसे पहले आकृति और आलेख के अर्थ के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सांख्य की दृष्टि से आकृति और आलेख अलग अलग प्रकार के चित्र है। जाहिर सी बात है, आकृति जो होती है वो हमें
कुछ आकारों में देखने को मिलती है, जैसे सर्कल, ट्रायंगल और वर्ग, जबकि आलेख हमें स्तंभ रूपी खंभों में देखने को मिलता है, जो कि आप बचपन से सीखते ही आ रहे हो। तो जो सर्कल और ट्रायंगल ये चीज़ें, इन्हें आकृति कह सकते हैं, और जो स्तंभ रूपी ग्राफ पेपर में जो बनाया जाता है उसे हम आलेख कहते हैं। आशा है आपको ये दो चीज़ें समझ में आई है, और उनका उपयोग भी अलग अलग कारणों से किया जाता है। हाँ, उनका उपयोग भी कई अलग अलग कारणों से किया जाता है, जैसे कि रुपए के बारे में आपको रुपए की कीमत बढ़ रही है उसे बताने के लिए आलेख का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आलेख का उपयोग किया जाता है। और सामाजिक चीज़ें बताने के लिए, यानी जिस प्रकार मैंने बताया था आपको, अमिताभ बच्चन जी टीवी का ऐड करते हैं और काफ़ी सारी दीवारों पे आपने उनका चित्र भी देखा होगा। तो इस प्रकार दोनों चीज़ों का अलग अलग उपयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र में भी आकृति एवं आलेख का उपयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जो हमारा अर्थशास्त्र है उसमें भी दोनों का उपयोग अलग अलग ढंग से किया जाता है। तो किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें आकृति एवं आलेख का अर्थ, तो उसमें सर्वप्रथम आकृति की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आकृति की एक सामान्य परिभाषा मैंने यहाँ पे बताई है आपकी किताब में से। सामान्य रूप से अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आकृति। आपको कुछ जानकारी दी जाएगी, जिस प्रकार के टीवी की बात करें तो भारत में टीवी का मामला ज़्यादा बढ़ने की वजह से सामान्य प्रजा में इसकी जागृति लाने के लिए कुछ थॉट्स और कुछ विचारों को एक चित्र में आपको दर्शाना है। इस प्रकार आपको कुछ जानकारी दी जाएगी। ये हो गई सामाजिक बातें। और अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो अर्थशास्त्र में आए गए परिवर्तनों को दर्शाने के लिए भी आकृति में आपको कुछ जानकारी दी जाएगी। तो सर्वप्रथम कुछ जानकारी आपको मिली, उस जानकारी का प्रतिनिधित्व जब एक चित्र करता है, यानी उन जानकारियों को मिला के जब एक चित्र बनाया जाता है, उस चित्र को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? उसे कहते हैं आकृति। तो सेक्शन बी में आपको ऐसा एक सवाल पूछा जा सकता है कि आकृति किसे कहते हैं, तो आप जरूर यह लिखेंगे कि सामान्य रूप से अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आकृति। चलिए आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, आकृति के बारे में कुछ चीज़ें। आकृति बनाते समय स्केल माप लिया जाता है। स्केल माप लेना अति आवश्यक है आकृति बनाते हुए। अब सबसे पहले जहन में सवाल उठा होगा कि स्केल माप क्या होता है। स्केल माप दरअसल उचित ऊंचाई, उचित चौड़ाई, यानी जो निर्धारित की गई है उसी उतने ही माप में आपको इस चित्र को बनाना है और समझाना है, उसे स्केल माप कहते हैं। यानी कि उस माप के अनुसार ही आपको इस चित्र को बताना है। तो आकृति बनाते समय स्केल माप लिया जाता है, यह मुद्दा आपको ध्यान में रखना है। अगला जो मुद्दा है, सांख्यिकी का गहन अध्ययन आवश्यक नहीं होता। अब ध्यान दीजिए इस मुद्दे पे, सांख्यिकी का गहन अध्ययन आवश्यक नहीं होता। जब आप स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे यानी सांख्यिकी पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इस प्रकार से x और y 1 2 3 और यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए होते, इस प्रकार के आपको आंकड़े देखने को मिलेंगे। पर आकृति बनाते समय इन सब आंकड़ों को आपको नहीं दिया जाता और आपको इसके बारे में अधिक जानकारी होना भी ज़रूरी नहीं होता। आकृति आपको मात्र एक चित्र के रूप में दर्शानी होती है और सांख्यिकी की आवश्यकता आपको आलेख में पड़ती है। तो स्टैटिस्टिक यानी स्टेट सांख्यिकी का गहन अध्ययन आकृति बनाते वक्त आवश्यक नहीं होता। तो यह भी काफ़ी जरूरी और सरल 2 पॉइंट आप समझ चुके। सबसे पहला पॉइंट, आकृति बनाते समय स्केल माप लिया जाता है और सांख्यिकी का गहन अध्ययन आवश्यक नहीं होता मेरे दोस्तों। तो चलिए अगले मुद्दे की चर्चा करें। तो जानकारी की आवृत्ति निरंतर न हो तब आकृति का उपयोग किया जाता है। जानकारी की आवृत्ति यानी जब आप स्टैटिस्टिक पढ़े, आप जब 11th में आपने स्टैटिस्टिक पढ़ा होगा तो कुछ आवृत्ति यहाँ पे दी जाती है, x और y संख्याएं दी जाती है जो क्रमशः चलती रहती है।
क्रमशः जब भी कोई जानकारी आपको दी जाती है तब उसमें आप आलेख का उपयोग करते हैं, परंतु जब वह आवृत्ति निरंतर ना हो, जब वह लगातार नहीं चल के किसी भी प्रकार के अलग अलग चीज़ों में देखने को मिल जाए, यानी निरंतर वो ना चलती हो, तब आपको आलेख नहीं परंतु आकृति का उपयोग करना है। जानकारी की आवृत्ति निरंतर ना हो तब आकृति का उपयोग किया जाता है। इसके बाद का जो मुद्दा है वो है आकृति स्वयं स्पष्ट जानकारी के लिए बनाई जाती है। आकृति ऐसी जानकारियों के लिए बनाई जाती है जो स्वयं स्पष्ट हो, जो सीधा सीधा आपको इसका मतलब बताती हो। कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि एक आपको चित्र बनाना है जिसमें 4 बच्चे हैं और वो 4 बच्चे, पहला बच्चा 30 अंक लाता है, दूसरा बच्चा 60 अंक लाता है और चौथा बच्चा कितने अंक लाएगा, इस प्रकार आपको बताना होता है। परंतु आकृति एक स्पष्ट जानकारी को आपको दर्शाती है, अर्थात कि क्या चल रहा है और किस प्रकार की आपको जानकारी देनी है, उसका सीधा सीधा चित्र आपको यहाँ पे दर्शाकर लोगों के सामने रखना पड़ता है। इसलिए इसमें कोई भी आपको अटपटी जानकारियों की आवश्यकता नहीं होती। इस कारण कहा गया है कि आकृति स्वयं स्पष्ट जानकारी के लिए बनाई जाती है। किस कारण बनाई जाती है दोस्तों? आकृति स्वयं स्पष्ट जानकारियों के लिए बनाई जाती है। अगला मुद्दा अगर देखा जाए तो सरलता से समझी और समझाई जा सकती है। आकृति काफ़ी सरलता से समझी और समझाई जाती है। इसका उदाहरण ले तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ और इस सर्कल में मैं 2 और छोटे सर्कल बना देता हूँ। तो ये जो बड़ा सर्कल है इसे हम अपना एशिया महाद्वीप मान लेते हैं और ये जो छोटा सर्कल है वो भारत है और एक छोटा सर्कल पाकिस्तान है। तो ध्यान से देखिएगा इसे, एक जो बड़ा सर्कल है वो एशिया है, छोटा सर्कल भारत है और एक और छोटा सर्कल पाकिस्तान है। तो ये आकृति आपको क्या दर्शाती है कि एशिया खंड में भारत और पाकिस्तान दोनों देश आए हुए हैं। तो यह सरलता से समझी और समझाई जा सकती है मेरे दोस्त। इस कारण कहा जाता है कि आकृति सरलता से समझी और समझाई जा सकती है। इसके बाद इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग विज्ञापन कंपनियां आकर्षण हेतु करती है। अर्थात कोई विज्ञापन कंपनी, कोई बड़ी बड़ी कंपनी को कोई फ़ोन बेचना हो तो वो आकृति बनाकर दीवारों पे लगाकर आम जनता तक ये जानकारी भेजती है और उन चित्रों को देखकर हमारे जैसे व्यक्ति आकर्षित होते और उस फ़ोन को खरीद लेते हैं। तो जब कंपनियां विज्ञापन करती है तब इन आकृति की ज़रूरत होती है। जब सरकार को कोई जानकारी देनी होती है तब आकृति का उपयोग सरकार करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टीबी की जानकारी जब सरकार को देना था, अभी फ़िलहाल एक कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की जानकारी जब सरकार को आम जनता तक पहुंचानी होती है तो वो सरल आकृति की रचना करके समाज तक पहुंचाती है और सरल आकृतियों का उपयोग करती है। सामाजिक संस्थाएं जागृति फैलाने हेतु, जब आप कहीं से गुजरते हैं तो दीवारों पे आप पोस्टर देखोगे कि यहाँ कचरा ना फेंके और पास में ही एक कॉमेडी सा डस्टबिन बना होता है जिसकी आंखें, मुंह वगैरह होती है और इस प्रकार के चित्र सामाजिक संस्थाएं जागृति फैलाने के लिए बनाकर आम जनता के सामने रखते हैं, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पे कचरा ना फेंके और सरलता से आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो क्या क्या हमने अभी तक इस पूरे आकृति के विषय में सीखा? तो सबसे पहले सामान्य रूप से अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आकृति, और आकृति बनाते समय स्केल माप लिया जाता है, यह भी आपने सीखा। सांख्यिकी का गहन अध्ययन आवश्यक नहीं होता मेरे दोस्तों, सांख्यिकी का गहन अध्ययन इसमें आवश्यक नहीं होता। जानकारी की आवृत्ति निरंतर न हो तब आकृति का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। जब जानकारी की आवृत्ति निरंतर न हो तब आकृति का उपयोग किया जाता है। आकृति स्वयं स्पष्ट जानकारी के लिए बनाई जाती है। जब स्पष्टता रूप से आपके पास जानकारी हो और आप
सामने वाले व्यक्ति को सरलता से समझाना चाहते हो तब आकृति बनाई जाती है। अगला मुद्दा जो हमने सीखा वो है सरलता से समझी और समझाई जा सकती है। जब आकृति आप बनाते हो तो उससे सरलता से आप समझ सकते हैं और सरलता से आप उसे समझा भी सकते हैं। और कौन कौन आकृतियों का उपयोग करता है, तो सबसे पहले विज्ञापन कंपनियां करती है अपने विज्ञापन देने के लिए और पोस्टर्स बनाती है जिसमें आकृति का उपयोग करते हैं। सरकारी जानकारी, कोरोना वायरस, टीबी जैसी बीमारियों के लिए जब आपको कोई जानकारी दी जाती है तब पोस्टर्स लगा के, चित्र बना के आपको जानकारी दी जाती है। सामाजिक संस्थाएं जागृति फैलाने के लिए भी काफ़ी सारे चित्रों का उपयोग करते हैं, जैसे कि कूड़ेदान में कूड़ा फेंकिए, कचरा कहीं भी ना फेंकिए, ऐसे चित्र आपने काफ़ी सारे देखे होंगे जो सामाजिक संस्थाएं जागृति फैलाने हेतु बताती है। आगे यदि देखें तो कुछ आकृति के प्रकार यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे। यह सारे आकृति के प्रकार है, वर्ग, ट्रायंगल, सर्कल आदि, ये सारे आकृति के प्रकार है। इस प्रकार के आकृतियों का उपयोग करके चित्र बनाए जाते हैं और इन चित्रों से आपको जानकारियाँ प्रदान करते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सवाल था। सेक्शन बी में 1 मार्क्स में छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं इस मुद्दे में से। सेक्शन सी में भी एक सवाल पूछा जाएगा, 2 सवाल पूछे जाएंगे और इस मुद्दे में से कम 1 सवाल होना अति आवश्यक है। और सेक्शन डी में 3 अंक का एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि आकृति के विषय में संपूर्ण जानकारी समझाइए। तो आशा है आप आकृति के विषय में संपूर्ण बातें सीख चुके होंगे और इसके अगले वाले वीडियो में हम आलेख की संपूर्ण चर्चा करेंगे। और जहाँ तक बात है आज के इस पीडीएफ की, तो यह पीडीएफ आपको शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और इस मुद्दे को आप एक बार फिर से घर पे रिवीजन करिए, ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखिए। और कुछ बच्चों का प्रश्न होता है कि जो वीडियो वो क्लियर नहीं आ रहा, तो यदि वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे आपको ऊपर राइट हैंड साइड पे 3 डॉट्स होंगे, वहाँ से आप क्लियरिटी ठीक करके अच्छे से वीडियो को देख सकते हैं। तो ये एक ही मुद्दा आज आप समझे और इसे बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि कहा जाता है कि 10 पुस्तकें एक बार पढ़ने से अच्छा 1 पुस्तक 10 बार पढ़िए, तो आपको उसमें महारत हासिल होगी। तो यह मुद्दा आप 1 से 2 बार पढ़ लोगे तो भी काफ़ी आसान सा मुद्दा आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे आलेख के विषय में। बहुत बहुत शुक्रिया।